जी करें मैम स्टार्ट करें श्योर कितनी डेफिनेशंस हो गई थी प्रीतम 17 लास्ट क्लास का क्विक रिकैप प्रीतम बताएगा हमारे को कौन कौन से हैं कल कौन कौन सी डेफिनेशंस करी थी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन और क्या किया था कल फ्री रिजर्व्स और बताओ क्या कर रहे हो ऑफिसर इन डिफॉल्ट याद हो गया ऑफिसर इन डिफॉल्ट और बताइए ऑफिसर इन डिफॉल्ट यही करा था हमने सब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब हमने एक बार ये भी डिस्कस दो तरीके के बिजनेस होते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब वो हमें कानून बताएगा हमें कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है ऑर्डिनरी या फिर स्पेशल ऑर्डिनरी कब होगा जब नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर और नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट स्पेशल मतलब नंबर ऑफ वोट्स इन ग्रेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट फ्री रिजर्व्स मतलब जो अवेलेबल फॉर डिविडेंड है एक्सक्लूडिंग रीवैल्यूएशन ऑफिसर इन डिफॉल्ट मतलब कौन सुनाएगा ऑफिसर इन डिफॉल्ट पढ़ के तो आते नहीं हो वेरी गुड होल टाइम डायरेक्टर्स नेक्स्ट केएमपी नेक्स्ट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्पेसिफाई कर दिया और अगर स्पेसिफाई ना किया हो तो सारे डायरेक्टर्स चलो और बताओ कोई भी ऐसा पर्सन एनी पर्सन जो क्या कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस फाइलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स और साथ में क्या है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अगर वो उसे पता है कॉन्ट्रावेंशन बट वो उसे प्रिवेंट नहीं कर रहा तो उसे भी जिम्मेदार ठहराएंगे और बताओ एनी पर्सन जिसके कहने पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं एक्सेप्ट प्रोफेशनल ठीक है एंड देन लास्ट हाँ जी जिसको पता एवरी डायरेक्टर जिसको कॉन्ट्रावेंशन के बारे में पता है और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के केस में शेयर एजेंट्स मर्चेंट बैंकर्स एंड रजिस्ट्रार्स अगर उन्होंने डिफॉल्ट किया है तो कोई दिक्कत यहां तक रिलेटिव नेक्स्ट नंबर क्या था 18 डेफिनेशन करेंगे रिलेटिव रिलेटिव का क्या मतलब है भाई रिश्तेदार रिलेटिव का मतलब क्या है रिश्तेदार अब एक बात बताओ रिलेटिव सिर्फ किसके हो सकते हैं इंसान के कंपनी के कभी भी रिलेटिव नहीं होते कंपनी के हमेशा सिर्फ क्या होंगे रिलेटेड पार्टी कंपनी का कभी भी रिश्तेदार नहीं होता कोई कंपनी की क्या होती है रिश्तेदारी ठीक है सुनो अब मेरी बात ध्यान से कंपनी से तो अभी आएंगे अभी पहले बात करते हैं रिश्तेदार की और रिश्तेदारी सिर्फ किसकी होती है इंसानों की ठीक है अब कौन होते हैं रिश्तेदार कहते हैं अगर आप एचयूएफ हो तो आपके मेंबर्स आपके लिए क्या हो गए रिलेटिव ठीक है अगर आप के स्पाउस आपके लिए क्या होंगे रिलेटिव दैट मीन्स हस्बैंड के लिए वाइफ वाइफ के लिए हस्बैंड ठीक है पॉइंट नंबर 3 अब दूसरे रिश्तेदार अब एक ही पर्सन के आइए क्लास में एक ही पर्सन के आइए पहले माता पिता फादर Father is a relative. Mother is a relative. ठीक है Then son चलो भाई बहन पे आते हैं पहले ब्रदर
सिस्टर। वाइफ, वाइफ आ गई है तो बच्चे भी आ जाओ। सन, सन एंड डॉटर। वाइफ आ गई है, सन आ गया है तो सन की वाइफ भी ले लो, और डॉटर आ गया तो डॉटर के हस्बैंड भी ले लो, डॉटर हस्बैंड। ठीक है, बस इतनी रिश्तेदारी बोली है इन्होंने, ज्यादा आगे मत जाओ। ठीक है, रिश्तेदारी सिर्फ इतनी बोली, एक पर्सन के माता पिता, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टेप फादर, स्टेप मदर, सौतेला बाप, सौतेली मां, इसको भी रिलेटिव बोला गया। ब्रदर सिस्टर, सौतेला भाई, सौतेली बहन, इसे भी बोला गया। ठीक है, वाइफ सौतेली हो नहीं सकती। ठीक है, अब आ जाओ सन, सौतेला बेटा इंक्लूडेड है। ठीक है, सन की बीवी मतलब बहू आपके लिए रिलेटिव है। डॉटर एंड डॉटर का पति, ये दोनों भी, सौतेली डॉटर इंक्लूडेड नहीं है, सौतेली डॉटर इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान रखना, रिलेटिव की डेफिनेशन सिर्फ यही है। अब आप बोलोगे सर सौतेली डॉटर इंक्लूडेड नहीं है, भाई लॉ ने मना कर दिया तो नहीं है, कुछ चीज का आंसर नहीं होता। अब आप बोलो ए फॉर एप्पल क्यों है, तो क्यों है इसका जवाब नहीं है। बी फॉर बॉल क्यों है, नहीं है इसका जवाब। ठीक है, बी की प्रोनाउंसिएशन बी ही क्यों है, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, अब लॉ ने नहीं इंक्लूड करा डॉटर को, वैसे तो करना चाहिए तो कर सकते थे, ऐसी बात थोड़ी ना, बट अगर उन्होंने नहीं इंक्लूड करा तो नहीं किया, लेट इट बी। ठीक है, तो कानून ने बताया हमारे को रिलेटिव कौन कौन हो गए, एक पर्सन के माता पिता, सौतेला बाप, सौतेली मां, ब्रदर सिस्टर, सौतेला भाई, सौतेली बहन, देन वाइफ, अब बीवी आ गई तो बच्चे, सन, डॉटर, अब सन और बेटी हो गई तो आगे वधू और पुत्र वधू और दामाद, इसको भी हमने रिलेटिव बना दिया। याद रखोगे ये चीज, कोई दिक्कत लग रही है, बेसिक सी बात है ये तो। पेज नंबर 1.20 पर आइए, चलिए पेज नंबर 1.2, रिलेटिव मिल गया सबको, रिश्तेदार मिल गए सबको अपने, तो ढूंढो अपने रिश्तेदार। नंबर 1, in case of HUF, the members of the HUF are the related persons, relative are the relatives, husband और wife are relatives, और फिर नीचे आ जाओ, फादर सौतेला बाप के साथ, मदर सौतेली माँ के साथ, सन सौतेला सन भी इंक्लूडेड है, सन्स वाइफ, डॉटर, डॉटर हस्बैंड, ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर, एंड सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप से। तो ये सारी बातें मैंने यहां पर लिख दी, और यहां पर एस करके आप लिख सकते हो, एस इज इक्वल टू स्टेप रिलेटिव। ठीक है, समझ गए, ये याद रख पाओगे, सिंपल से। वैसे तो पेपर में आज तक पूछी नहीं गई, कभी पूछी भी नहीं जानी चाहिए, बट करनी जरूरी है, कर लेनी चाहिए, सिलेबस का हिस्सा है। कोई दिक्कत लगी इस बात में? चलो अब जो करने वाला जो है वो है पॉइंट नंबर 19, डेफिनेशन नंबर 19। आइए डेफिनेशन नंबर 19 करेंगे, विच इज रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी, अब रिलेटेड पार्टी का मतलब, अब ये रिश्तेदारी किसकी मानी जाएगी? कंपनी की। रिलेटेड पार्टी इन रिलेशन टू अ कंपनी, स्टार्ट ही ऐसे करता है, इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स, कंपनी के रेफरेंस में, कंपनी के रिश्तेदारी में, इट मीन्स। अब कंपनी के लिए रिश्तेदार कौन कौन है? कहता है नंबर 1 डायरेक्टर। कह रहे पहले होल्डिंग सब्सिडी तो बाद में बनते, पहले देखो बनी तो होगी कंपनी, बनी होगी तो डायरेक्टर बने होंगे नहीं बने होंगे, यस और नो? तो ठीक है, तो कंपनी के डायरेक्टर, उसके लिए प्रमोटर पे आएंगे, रुक जाओ अभी,
पहले जो करा आऊंगा मैं, प्रमोटर भी है डेफिनेशन में, ठीक है, पर बाद में आऊंगा, 6-7 पॉइंट है वो। पहला पॉइंट, डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर क्या होगा? रिलेटेड पार्टी। क्या बनेगा वो? रिलेटेड पार्टी। और इट्स रिलेटिव, अब समझ आ रहा है और इट्स रिलेटिव का क्या मतलब है? रिश्तेदार ऑफ डायरेक्टर, दैट मीन्स फादर ऑफ डायरेक्टर इज अ रिलेटेड पार्टी टू द कंपनी। बात समझ में आ गई? फादर ऑफ डायरेक्टर इज अ रिलेटेड पार्टी टू द कंपनी, ठीक है। मदर ऑफ डायरेक्टर इज अ रिलेटेड पार्टी ऑफ द कंपनी, ठीक है। सन्स वाइफ ऑफ डायरेक्टर इज अ रिलेटेड पार्टी टू द कंपनी। बात समझ में आ गई अब? ठीक है। पॉइंट नंबर 2, केएमपी और उनके रिश्तेदार। केएमपी और उनके मतलब केएमपी में कौन कौन है? सीईओ, सीएफओ, सीएस, होल टाइम डायरेक्टर, ये 4 है। अब सीएफओ की पत्नी भी हमारे लिए क्या है? रिलेटेड पार्टी। सीईओ का बेटा भी हमारे लिए क्या है? रिलेटेड पार्टी। बात समझ में आ गई अब? यस और नो? पॉइंट नंबर 3, चलिए पॉइंट नंबर 3 कहता है एक ऐसी फर्म, देखो फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म। अगर कभी भी फर्म वर्ड लिख दिया जाए तो उसका मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म। एक ऐसी फर्म जिसमें इन विच डायरेक्टर, मैनेजर या फिर इनके रिश्तेदार या फिर रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर क्या है? आर रिलेटिव ऑफ मैनेजर, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर आर पार्टनर्स। अब एग्जाम्पल सुनो। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इसमें डायरेक्टर है मिस्टर पी। एक फर्म है PQR एंड एसोसिएट्स, जिसमें मिस्टर क्यू हु इज सन ऑफ मिस्टर पी इज पार्टनर। तो क्वेश्चन आया कि क्या ये दोनों रिलेटेड पार्टी हैं? एक ऐसी फर्म, हमारे पास ये फर्म जिसमें डायरेक्टर या उसका रिश्तेदार पार्टनर है, तो डायरेक्टर तो नहीं है बट उसका रिश्तेदार, रिश्तेदार में सन आ गया, ये पार्टनर है, तो यस दिस इज अ रिलेटेड पार्टी। तो ये दोनों क्या बन गए? रिलेटेड पार्टी। बताओ बात समझ में आ गई? यस और नो? पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें इन विच डायरेक्टर, मैनेजर या फिर रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर या रिलेटिव ऑफ मैनेजर क्या है? मेंबर या फिर डायरेक्टर इन सच प्राइवेट कंपनी। एग्जाम्पल, एबीसी लिमिटेड जिसमें डायरेक्टर है मिस्टर ए, ठीक है। एक कंपनी है PQR प्राइवेट लिमिटेड जिसमें डायरेक्टर है मिस्टर पी। मिस्टर पी इज सन ऑफ मिस्टर ए, तो ये दोनों क्या बन गए? रिलेटेड पार्टी।
एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें डायरेक्टर, हमारी कंपनी का डायरेक्टर, हमारी कंपनी का मैनेजर या उनके रिश्तेदार, रिश्तेदार की डेफिनेशन अभी ऊपर कर ली, ठीक है, उनके रिश्तेदार हम इस सच प्राइवेट कंपनी में मेंबर हैं या फिर डायरेक्टर। बात समझ में आ गई? लंबी डेफिनेशन है बट है। पॉइंट नंबर 5, एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसमें, अब ध्यान से सुनना, जिसमें डायरेक्टर, इन विच डायरेक्टर एंड मैनेजर, डायरेक्टर और मैनेजर क्या है, दो कंडीशन दी है, इज अ डायरेक्टर, ये लोग क्या हैं, डायरेक्टर हैं, और साथ में होल्ड कर रहे हैं, होल्ड ग्रेटर देन 2% ऑफ पेड अप कैपिटल of such public company। कौन होल्ड कर रहा है? हु इज होल्डिंग? डायरेक्टर होल्ड कर रहा है, मैनेजर होल्ड कर रहा है, या फिर इनके रिलेटिव्स। कह रहा है अगर इन तीनों ने मिलकर 2% से ज्यादा की पेड अप कैपिटल होल्ड कर रखी है और साथ में वो क्या है, उस पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर, तो सच पब्लिक कंपनी इज अ रिलेटेड पार्टी। एग्जाम्पल्स बताओ सर, एग्जाम्पल लिखो। एबीसी लिमिटेड जिसमें डायरेक्टर है मिस्टर ए, एक पीक्यूआर लिमिटेड जिसमें डायरेक्टर है मिस्टर ए, मिस्टर ए कॉमन डायरेक्टर हो गए, साथ में मिस्टर ए के पास, मिस्टर ए होल्ड्स 5% ऑफ पेड अप कैपिटल, 5% ऑफ पेड अप कैपिटल इन पीक्यूआर लिमिटेड। तो ये दोनों क्या बन जाएंगी, रिलेटेड पार्टी। पढ़िए इस पॉइंट को अच्छे से। दो परसेंट, एग्जैक्ट 2% या 2% से ज्यादा? अगर ए और उसके रिलेटिव ने दोनों ने मिलके 2% से ज्यादा होल्ड कर रखा है तो भी कहलाएंगे? तो भी कहलाएंगे, बिल्कुल। और अगर सिर्फ 2% होल्ड कर रखा है तो नहीं है, ग्रेटर देन 2% है, इक्वल टू नहीं लिखा हुआ। समझ आई बात? यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां पर इक्वल टू नहीं लिखा हुआ, मोर देन लिखा हुआ है सर। 2% से ज्यादा होगा तभी यह कंडीशन रिलेटेड पार्टी की बनेगी। और होल्ड डायरेक्टर, मैनेजर, रिलेटिव तीनों मिलकर भी हो सकते हैं और इंडिविजुअली भी हो सकते हैं, ज्वाइंटली भी हो सकते हैं और सेपरेटली भी हो सकते हैं। लिख सकते हो आप ये बात, ज्वाइंटली एंड इंडिविजुअली। समझ आ गई बात? क्लियर है ये बात? बताओ। यस।
तो एबीसी लिमिटेड क्या है? एबीसी लिमिटेड डायरेक्टर है ए मिस्टर ए, एक पीक्यूआर है जिसमें भी क्या होना है? ये कॉमन डायरेक्टर। तो इन्होंने बोला ना क्या है कि इन विच डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर, पहले तो बोला डायरेक्टर या मैनेजर इज अ डायरेक्टर, तो कॉमन डायरेक्टर हो गया एक तरीके से, ठीक है। और साथ में डायरेक्टर या मैनेजर उनका रिलेटिव टुगेदर या इंडिविजुअली होल्ड कर रहे हैं अगर 2% से ज्यादा, साथ में कंडीशन क्या दी मैंने भी? प्लस मिस्टर ए इज होल्डिंग 5% विच इज ग्रेटर देन 2% इन PQR, तो ये दोनों क्या बन गई अब? रिलेटेड पार्टी। वैसे रिलेटेड पार्टी का कॉन्सेप्ट सेक्शन 188 के रेफरेंस में आता है। ये जो सेक्शन किस रिलेटेड पार्टी का, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इस डेफिनेशन, ये किसके रेलिवेंस में ज्यादा है? सेक्शन 188, और 188 हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए ये पेपर में नहीं पूछी जाती। बट आईसीआई ने मान लो बहुत ही ऑड पेपर अगर बनाना है, क्या बनाना है? बहुत ही ऑड अगर पेपर बनाना है तो वो ये डेफिनेशन डाल देगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं, बट आज तक कभी नहीं पूछी गई रिलेटिव की ना रिलेटेड पार्टी की। मेरा कराना फर्ज है क्योंकि कल आप बोलोगे राहुल सर ने ये डेफिनेशन नहीं करवाई थी, ठीक है। द नेक्स्ट 6th पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 कह रहे एनी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें इन विच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर accustomed to act as per instructions या फिर डायरेक्शंस ऑफ अ डायरेक्टर या फिर मैनेजर ऑफ द कंपनी। ध्यान से सुनिए, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड जिसके डायरेक्टर है मिस्टर ए, जिसके डायरेक्टर क्या है? मिस्टर ए, एबीसी लिमिटेड जिसके डायरेक्टर है मिस्टर ए, और एक कंपनी है पीक्यूआर लिमिटेड, और पीक्यूआर लिमिटेड के डायरेक्टर है जैसे मिस्टर पी, और मिस्टर पी अगर जो भी काम करते हैं किससे पूछ के करते हैं? मिस्टर ए से, मिस्टर ए से पूछकर करते हैं। मतलब मिस्टर पी एक्ट एज पर एडवाइस ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर पी किसके कहने पे काम करते हैं? मिस्टर ए जैसे कहेंगे वैसे काम करेंगे। तो ये दोनों क्या बन गई? रिलेटेड पार्टी। क्यों सर रिलेटेड पार्टी क्यों बनी? क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टर ए डिसाइड कर रहा है पीक्यूआर को कैसे काम करना है। यस और नो? मिस्टर ए ही डिसाइड कर रहे हैं ना कि पीक्यूआर को कैसे काम करना चाहिए, तो इसलिए इन दोनों को क्या बना दिया इन्होंने? रिलेटेड पार्टी। मैंने कहा था ना 6th पॉइंट आएगा। 7th अप्रोमोटर वाला, कोई भी ऐसा पर्सन, एनी पर्सन on whose advice directors are accustomed to act। अब ये देखिए, कह रहे एक पर्सन है और ये कंपनी है। अब ये कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स हैं ये किसके कहने पे काम करते हैं? इस पर्सन के एडवाइस पे काम करते हैं, ठीक है। accustomed to act as per his advice। तो इन दोनों को हम क्या बना देंगे? रिलेटेड पार्टी। इन दो लोगों को हम क्या बना देंगे? रिलेटेड पार्टी। समझ आ गई बात? एंड देन नेक्स्ट 8th पॉइंट, हमारी होल्डिंग कंपनी, हमारी एक सेकेंड सब्सिडरी कंपनी। प्रोफेशनल्स आर ऑलवेज
एक्सक्लूडेड तो आप लिख सकते हो एक्सक्लूडिंग प्रोफेशनल, लॉ में लिखा हुआ है प्रोफेशनल को एक्सक्लूड करना होता है। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ये तीनों क्या है मेरे लिए? रिलेटेड पार्टीज। और बताओ कोस सब्सिडरी, कोस सब्सिडरी वर्ड समझते हो अब क्या है? होल्डिंग की दूसरी सब्सिडरी। सुना है कभी वर्ड ये कोस सब्सिडरी क्या होता है? नहीं सुना तो सुनो। जैसे मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड, इसकी होल्डिंग कंपनी है बी लिमिटेड, और ये क्या बन गया? सब्सिडरी कंपनी। यस, बी लिमिटेड की एक और सब्सिडरी है सी लिमिटेड, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बट वो किसकी ये सब्सिडरी है? बी लिमिटेड की। तो इन दोनों को भी हम क्या बोलेंगे? रिलेटेड। इन दोनों को भी हम क्या बोलेंगे? रिलेटेड पार्टी। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी। एक एक वर्ड को पहले अच्छे से पढ़िए, मैं दोबारा से करवाऊंगा। पढ़िए अच्छे से, स्टार्टिंग से पॉइंट नंबर 1 से पढ़िए, पॉइंट नंबर 6 से नहीं पढ़ना। पॉइंट नंबर 1 से रीड करिए। हाँ जी, फर्स्ट डेफिनेशन क्या कह रहा है? रिलेटेड पार्टी कंपनी के लिए कौन है? उसके डायरेक्टर और उनके रिश्तेदार हमारे लिए क्या है? कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टीज। कंपनी के कभी रिलेटिव नहीं होते, कंपनी के हमेशा क्या होते हैं? रिलेटेड पार्टीज। पहले तो ये ध्यान रखो, कंपनी का कभी कोई रिश्तेदार नहीं होता। कोई पूछे कि क्या कंपनी के रिलेटिव होते हैं? आंसर इज नो। कंपनी का कभी कोई रिश्तेदार नहीं होता, कंपनी की रिश्तेदारी होती है, और वो रिश्तेदारी को क्या बोलते हैं? रिलेटेड पार्टीज। केएमपी और रिलेटिव, कंपनी के रिलेटेड पार्टी। एक ऐसी फर्म जिसमें डायरेक्टर या उनके रिश्तेदार क्या है? पार्टनर। एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें डायरेक्टर और उनके रिश्तेदार क्या है? मेंबर या फिर डायरेक्टर। देन एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसमें कॉमन डायरेक्टर और साथ में डायरेक्टर अपने रिश्तेदारों के साथ क्या होल्ड करके बैठे? 2% से ज्यादा पेड अप कैपिटल। देन नेक्स्ट, एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम टू एक्ट एज पर द एडवाइस ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द अदर कंपनी। तो वो दोनों कंपनी क्या कहलाएंगी? रिलेटेड पार्टीज। कोई ऐसा पर्सन जिसके एडवाइस पे कंपनी के डायरेक्टर्स काम करते हैं, तो वो पर्सन के साथ भी हम क्या बोलेंगे? रिलेटेड पार्टी। दैट मींस चाहे मुकेश अंबानी जी कंपनी से डायरेक्टरशिप से रिटायर भी हो जाए और बाद भी अगर कंपनी मुकेश अंबानी जी से पूछकर काम करती है, तो दैट मींस अब मुकेश अंबानी जी के साथ जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसे हम क्या बोलेंगे? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड को सब्सिडरी को भी हम क्या बोलेंगे? रिलेटेड पार्टी। इसे क्या बोलते हैं हम? को सब्सिडरी। समझ आई बात? अच्छे से 1 मिनट लगा के रीड कर लो बच्चों, फिर मेरे को ये डेफिनेशन कंप्लीट कराने के बाद आपके साथ नया चैप्टर स्टार्ट करना है। एक बारी पेज नंबर 1.19 पर आ जाइएगा। पहले रीड कर लो, फिर 1.19 पे आएंगे। गिविंग यू 1 मिनट टाइम।
ये डेफिनेशन वैसे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस में से एक गिनी जाती है रिलेटेड पार्टी। आप एक बारी बस रीड कर लेना, पेपर में अगर कभी आएगी आपके रिलेटेड तो यही कुछ एग्जांपल होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये रिलेटेड पार्टी है या फिर नहीं है, और बस आपको इवेल्युएट करना होगा अगर एक क्वेश्चन आया तो। अदरवाइज अभी तक तो मैंने आपको बता ही दिया कि आज तक कभी नहीं पूछा गया और चांसेस नहीं है, बिकॉज रिलेटेड पार्टी सिर्फ सेक्शन 188 के रेफरेंस में ज्यादातर यूज होता है। 188 सेक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का है, ठीक है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज, तो इसलिए डिफाइन करा गया रिलेटेड पार्टी कौन है, और उनके साथ अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो उसे क्या नाम दे देंगे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। बात समझ में आ गई मेरी? यस। चलिए पेज नंबर 1.19 पर आइए, एक बार रीडिंग कर लेते हैं। रिलेटेड पार्टी विद रेफरेंस टू अ कंपनी मींस नंबर 1 अ डायरेक्टर और हिज रिलेटिव। मिल गया सबको? प्रीतम, अ डायरेक्टर और हिज रिलेटिव, केएमपी और हिज रिलेटिव, एक ऐसा फर्म जिसमें डायरेक्टर, मैनेजर या फिर उनके रिश्तेदार क्या है, पार्टनर। एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें डायरेक्टर, मैनेजर या उनके रिश्तेदार क्या है, मेंबर या फिर डायरेक्टर। एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसमें डायरेक्टर एंड मैनेजर इज अ डायरेक्टर, पहले तो कॉमन डायरेक्टरशिप, और साथ में बोला होल्ड कर रहे हैं अलॉन्ग विद हिज रिलेटिव्स मोर देन 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल। देन एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसकी एडवाइस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अकस्टम टू एक्ट है, तो उस बॉडी कॉर्पोरेट को भी रिलेटेड पार्टी बोलेंगे। एक ऐसा पर्सन जिसके एडवाइस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं, उस पर्सन को भी हम रिलेटेड पार्टी बोलेंगे, प्रोवाइडेड प्रोफेशनल कैपेसिटी वाले पर्सन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे इन पॉइंट नंबर 6 एंड 7। और एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि होल्डिंग है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है या को सब्सिडरी है, उसे भी हम रिलेटेड पार्टी बोलेंगे। क्या ये बात क्लियर है? हाँ हाँ, दोनों का एंड करके, ठीक है, दोनों को डायरेक्टर होना जरूरी है। चलिए, वैसे तो कॉमन डायरेक्टरशिप होते ही डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी बन जाते हैं। आइए, सॉरी, द नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू डेफिनेशन ऑल टुगेदर फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 प्रमोटर। आइए अब वर्ड स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना, प्रमोटर। डेफिनेशन नंबर 20, प्रमोटर। क्या जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टर होल्ड्स अलॉन्ग विद रिलेटेड पार्टी का मतलब है कि अगर रिलेटेड पार्टी को भी साथ में जोड़ के, अगर वो 0 है तो फिर किसका बनेगा, तो बाय डिफॉल्ट हो गया ना। फॉर्मूला बना ना मैथमेटिकली, देखो, डायरेक्टर, मैनेजर, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, रिलेटिव ऑफ मैनेजर, ये इक्वेशन है, यही इक्वेशन हुई। अलॉन्ग विद का मतलब तो यही है। अब अगर कोई 0 है तो वो 0 हो जाएगा, यही चीज तो मैं कह रहा हूं। इंडिविजुअली देख लो, अगर कोई इंडिविजुअली क्रॉस कर गया तो फिर देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर यही 3% हो गया तो चाहे ये कितना भी हो मैटर नहीं करेगा, राइट। तो इसलिए बोला इंडिविजुअली और ज्वाइंटली। अब बन गई सेंस। चलिए अब डिस्कस करेंगे प्रमोटर। इसका सेक्शन इंपॉर्टेंट है, बताओ। 2 सब क्लोज 69। चलिए, प्रमोटर, प्रमोटर का पहले मतलब समझते हैं, मीनिंग कौन है। मीनिंग, प्रमोटर एक ऐसा पर्सन होता है, प्रमोटर एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास आइडिया आया किस चीज का, टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। एक ऐसा पर्सन आया, एक ऐसा पर्सन जिसके दिमाग में आइडिया आया था इनिशियली कि भैया हमें क्या करना है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है। या फिर एक ऐसा पर्सन
जिसने हेल्प करी इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। जैसे एक दोस्त ने नमन का मन करा कि भाई मेरे को एक कंपनी बनानी है, तो आदित्य ने उसकी मदद करी कि चलो ठीक है मिलकर साथ में काम करते हैं। दोनों क्या बन गए? प्रमोटर्स। और मान लो ये दोनों एक सीए के पास गए, नहीं, टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, तो उस प्रोफेशनल को हम प्रमोटर नहीं बोलेंगे। हम उस प्रोफेशनल को प्रमोटर नहीं बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आई? यस। अ पर्सन जिसका आइडिया है टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी या हेल्प इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एक्सक्लूडिंग प्रोफेशनल। ठीक है, अब ये तो हमने मतलब समझा, बट कानून ने बड़ी अजीब सी डेफिनेशन दी और उसने कहा प्रमोटर कौन है? जिसका नाम एनुअल रिटर्न में लिखा हुआ है। क्या एनुअल रिटर्न में नाम अपने आप लिखा आता है या खुद लिखना पड़ता है? आप प्रैक्टिकली सोचो, एनुअल रिटर्न फाइल होती है फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद, और फाइल कंपनी खुद करती है, तो कंपनी अपने आप थोड़ी ना, कंपनी नाम लिखेगी ना, अपने आप लिख के थोड़ी ना आएगा नाम। तो प्रमोटर, अब इन्होंने डेफिनेशन ऐसे लिख दी, अ कंपनी, अ प्रमोटर मींस, अ प्रमोटर मींस कौन सा? एक ऐसा पर्सन है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। नंबर पहला पॉइंट, हु हैज बीन नेम्ड एज प्रमोटर इन प्रोस्पेक्टस या फिर एनुअल रिटर्न। अब एनुअल रिटर्न हो जाए या प्रोस्पेक्टस हो जाए, क्या वो अपने आप छप के आ जाएगा प्रोस्पेक्टस, या खुद प्रिंटिंग के लिए देना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस? खुद बनाना पड़ेगा, खुद ही डिफाइन करना पड़ेगा कौन प्रमोटर है। तो अपने आप तो नाम नहीं आ सकता ना, बट इन्होंने बोल कैसे दिया कि प्रमोटर कौन है? जिसका नाम आपने लिख दिया एज प्रमोटर इन प्रोस्पेक्टस और एनुअल रिटर्न। बट कोई बात नहीं, हम प्रमोटर किसको बोलेंगे? जो लोग इन्वॉल्व थे कंपनी को बनाते समय, हम उन्हें क्या बोलेंगे? प्रमोटर। और उनका नाम कहां लिख देंगे? प्रोस्पेक्टस में एज प्रमोटर्स। एज प्रमोटर्स उन्हें कंसिडर कर लिया जाए। ठीक है, या फिर ऐसे लोग जिनका कंपनी पे कंट्रोल है, हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जिसका कंपनी के ऊपर कंट्रोल है, चाहे डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली। या फिर जिसकी एडवाइस पे, इन हुज एडवाइस, डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस, board of directors are accustomed to act। जिसकी एडवाइस, जिसके डायरेक्शंस, जिसके इंस्ट्रक्शंस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं, उस पर्सन को भी हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर्स। बट किसे एक्सक्लूड करें? एक ऐसा पर्सन एक्टिंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। एक ऐसा पर्सन जो कैसे एक्ट कर रहा है? इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी, मतलब सीए, सीएस, सीएमए, आप लोग इन्हें प्रमोटर्स नहीं बोल सकते। तो अब एक बात बताओ, क्या सर फिर मान लो अगर एक सीए है, वो अपनी खुद की कंपनी बनाना चाहे, तो क्या वो कभी प्रमोटर नहीं बनेगा? बट आपने तो उसे मना कर दिया। तो वो, अब ध्यान से सुनिए, अगर कोई पर्सन सीए खुद अपनी कंपनी बना रहा है, तो उसको दूसरे सीए की मदद से कंपनी बनानी पड़ती है। ठीक है, तो वो खुद सर्टिफाई खुद नहीं कर सकता इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी, उसे किसी और से सर्टिफाई करो। कहने का मतलब, अगर एक डॉक्टर बीमार हो जाए
और उससे अपने ब्लड टेस्ट करवाने हो तो खून तो उसको अपना भी देना ही पड़ेगा। बीमार है तो वो भी, कई बार ऐसा सुना था डॉक्टर बीमार हो जाए तो वो दूसरे डॉक्टर को नहीं दिखाता, वो दूसरे डॉक्टर को भी दिखाता है, दूसरे डॉक्टर की भी कंसल्टिंग लेता है, दूसरे डॉक्टर से भी एडवाइस लेता है। यस और नो? ऐसा होगा या नहीं होगा? होगा ना। लाइकवाइज वैसे ही अगर एक सीए को भी अपनी कंपनी बनाए तो बना ले, बट दूसरे सीए की मदद से करेगा। फिर जो दूसरा सीए था जिसने एक्ट करा एज प्रोफेशनल कैपेसिटी, उसे हम प्रमोटर नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ गई? 1 मिनट रीड करिए। यस, क्या ये बात क्लियर है? चल सकते हैं यहां तक? कोई दिक्कत? तो अभी हमने डेफिनेशन दोबारा से, अ प्रोमोटर मीन्स अ पर्सन जिसका नाम एंटर किया गया है एज प्रोमोटर, कहां पर? इन प्रोस्पेक्टस और एनुअल रिटर्न, हु इज कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, या जिसके एडवाइस पे, डायरेक्शंस पे, इंस्ट्रक्शंस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम टू एक्ट, उसे भी हम प्रोमोटर बोलेंगे। क्या ये बात क्लियर है? यस? चलिए, ओके। सो पेज नंबर 2.1 पर आइए, फटाफट से रीडिंग करो, मैंने एज इट इज लिखवाया है। पेज नंबर 2.1 मिल गया सबको? अ कंपनी हैज सेवरल, सेवरल का मतलब एक से ज्यादा प्रोमोटर्स हो सकते हैं, ठीक है। प्रोमोटर क्या होगा? एक नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, प्रोमोटर एक कंपनी भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ये एक गलत फहमी है कि कंपनी प्रमोटर नहीं हो सकती, कंपनी भी एक प्रमोटर हो सकती है। जैसे अभी एग्जांपल, मैं, आपने कंपनी बनाई, आपकी कंपनी जो भी काम करती है मेरी कंपनी के कहने पे काम करती है, या मेरी कंपनी ही आपकी कंपनी के शेयर्स लेके बैठी है स्टार्टिंग से ही, तो क्या बनेगी मेरी कंपनी? प्रमोटर, ठीक है। तो प्रमोटर मींस जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा गया हो, जो कंट्रोल कर रहा है अफेयर्स ऑफ दी कंपनी, या फिर जिसके कहने पे कंपनी काम करती है, एक्सेप्ट प्रोफेशनल, एक्सेप्ट प्रोफेशनल। वेरी वेरी गुड। चलिए, समझ आ गया इतना? देन नेक्स्ट, अब मेरे को आपके साथ एक बिल्कुल बेसिक सा सेक्शन डिस्कस करना है, जिसको बात करते हैं सेक्शन नंबर 3। कौन बता सकता है सेक्शन नंबर 3 किसके रिगार्डिंग है? बताओ, सेक्शन नंबर 3 किसके रिगार्डिंग है? फॉर्मेशन ऑफ अ, तो जो क्या सिखाता है हमारे को, वो हमें क्या सिखाता है सेक्शन नंबर 3? कि पब्लिक कंपनी बना रहे हो, तो आइए सेक्शन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी
फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में हमने सीखा है कि अगर पब्लिक कंपनी है तो बताओ पब्लिक कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी है तो मुझे बताओ कितने मेंबर्स होने चाहिए, मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम नो लिमिट। प्राइवेट मिनिमम एंड मैक्सिमम 200। अब अगर मान लेते हैं एक कंपनी है ABC लिमिटेड, बताओ ये पब्लिक है प्राइवेट है? बताओ ये पब्लिक है या प्राइवेट है? बोलो बच्चों बोलो। पब्लिक। ये कंपनी कौन सी है? पब्लिक। ठीक है। अगर कोई कंपनी पब्लिक है और इसमें कितने मेंबर्स होंगे? मिनिमम 7। मान लेते हैं मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, मेंबर 4, मेंबर 5, मेंबर 6, मेंबर 7। 7 जने थे। ठीक है। अब अगर मान लो किसी भी कारणवश अगर एक मेंबर कम हो गया, किसी भी रीजन से, ड्यू टू एनी रीजन एक मेंबर कम हो गया, रिड्यूस बिलो 7, ड्यू टू एनी रीजन नंबर ऑफ members fall below 7, 7 से कम हो गया, तो अब कंपनी को हम 6 मंथ्स का टाइम दे रहे हैं। कितने मंथ्स का टाइम दे रहे हैं? 6 मंथ्स टाइम दे रहे हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर तुम क्या कर लो, इसे वापस से रिज्यूम कर लो टू मिनिमम 7 मेंबर्स। मिनिमम 7 मेंबर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मिनिमम 7 मेंबर्स पर ले आओ। 6 महीने का आपको टाइम दे रहे हैं। ठीक है। पहले बात बताओ, इतना ही बात समझ आएगी? अब 2 चीजें होंगी, या तो 6 महीने में 7 मेंबर्स प्लस या इक्वल टू हो जाएंगे, या फिर नहीं होंगे। 2 ही सिचुएशन हो सकती है, या तो 7 से ज्यादा या 7 मेंबर हो जाएंगे या नहीं होंगे। हो गए तो वेरी गुड, हो गए तो वेरी गुड। एंड व्हाट इफ अगर नहीं हुए, अब क्या होगा? कह रहे कि जो भी बिजनेस किया गया ड्यूरिंग दिस 6 मंथ्स, तो उसके लिए मेंबर्स, जो 6 मेंबर्स हो गए, वो लाइबल हो जाएंगे पर्सनली। वो लाइबल क्या हो जाएंगे? पर्सनली। और मेंबर्स भी कौन से? जो अवेयर होने चाहिए। वो कौन से होने चाहिए? अवेयर। मतलब उन्हें पता होना चाहिए कि स्टैट्यूटरी लिमिट कम हो चुकी है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर जिन्हें नहीं पता फिर वो लाइबल नहीं होंगे। ठीक है। तो मतलब 6 में से वही लोग लाइबल होंगे जिन्हें पता है कि स्टैट्यूटरी लिमिट कम हो चुकी है, और एक बंदा और बढ़ाना था जो कि इन्होंने अभी तक 6 महीने हो गए अभी तक नहीं बढ़ाया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। आइए एक बार इसको स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 2.4 पर आइए। क्वेश्चन बैंक का 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट मार्क करना। 2.4 क्वेश्चन नंबर 5। यस, ध्यान से सुनिए। अब इस बारी क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। एक चीज और स्टार्ट देख लेते हैं। मान लेते हैं अब एक कंपनी चल रही थी, पहले मेंबर्स कितने थे? 7। ठीक है। एक टाइम आ गया, 6 महीने का टाइम दिया गया, 6 मंथ्स का टाइम दिया गया, यस और नो?
6 मंथ्स का टाइम दिया गया कि आपके अगर मान लो यहां पर 6 मेंबर अगर हो जाते हैं तो कितने महीने का टाइम दे दिया आपको? 6 महीने का टाइम दे दिया कि आप इसके क्या कर लीजिए, इंक्रीज कर लीजिए टू 7, इंक्रीज टू 7 कर लीजिए। ये बात हमने यहां पर कर दी, ठीक है। इंक्रीज टू 7 के लिए टाइम कितना दे दिया? 6 महीने। अब 6 महीने में दो चीज होंगी, या तो 7 बंदे हो जाएंगे या 7 बंदे नहीं होंगे। हो गए, वेल एंड गुड। नहीं हुए तो फिर इसके बाद के लिए जो भी लाइबिलिटीज होगी, जो भी डेब्ट्स होंगे इसके बाद, ठीक है, 6 महीने के बाद जो भी डेब्ट्स होंगे उसके लिए ये 6 मेंबर्स क्या हो जाएंगे? पर्सनली लायबल। क्या मेरी ये बात समझ आ रही है? क्या ये डायग्राम से समझ आई? ठीक है, तो अब आइए पेज नंबर 2.4, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट और पब्लिक। तो आंसर क्या आएगा? एज पर सेक्शन 3, 7 और मोर फॉर पब्लिक, 2 और मोर फॉर प्राइवेट। बताओ, पहले इतना पढ़ सकते हो? मिल गया सबको? फिर 3A कह रहा है इफ एट एनी टाइम, अगर कभी भी नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर कभी भी नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो जाते हैं बिलो द स्टैट्यूटरी लिमिट। स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी है? 7 इन केस ऑफ पब्लिक, 2 इन केस ऑफ प्राइवेट। अगर कभी भी कम हो जाती है इस लिमिट से तो क्या करना पड़ेगा? आपको 6 महीने का टाइम दिया जा रहा है इस चीज को करेक्शन करने का, ठीक है। द कंपनी कैरीज ऑन अ बिजनेस। अब देखो 6 महीने का टाइम दे दिया। अब 6 महीने के अंदर दो चीजें होंगी, या तो करेक्शन हो जाएगी या करेक्शन नहीं होगी। हो गई, वेल एंड गुड। और 6 महीने के बाद भी अगर आप बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो तो फिर एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द टाइम दैट इट कैरीज ऑन द बिजनेस आफ्टर दो 6 मंथ्स, और उसे पता है एंड अवेयर ऑफ द फैक्ट, उसे पता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स कम चल रहे हैं, ही शैल बिकम severally personally liable for whole debts of the company during that time। मतलब आफ्टर 6 months वो क्या हो जाएगा? लाइबल हो जाएगा, ठीक है। क्या मेरी ये बात समझ आ गई? इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। और इसके नीचे वाला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करिए अभी के अभी। यस, पढ़िए अच्छे से क्वेश्चन को, कुछ समझ आ रहा है? रेड लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन, जल्दी से तो कब इनकॉर्पोरेट हुई है? 1 अप्रैल 2000। is facing several effects of the depression of the economy. Owing to its bad financial status, most of the members have started withdrawing their holding from the company. The company had 250 members on 10th January 2019. By 15th January 2019, 244 मेंबर्स ने अपनी होल्डिंग विड्रॉ कर ली। नो न्यू मेंबर ने, किसी ने इन्वेस्ट नहीं करा आफ्टर 15th February टिल डेट। अभी तक किसी ने इन्वेस्ट नहीं करा, एक महीना हो गया अभी तो 15 February 2019 से अभी तक किसी ने इन्वेस्ट नहीं करा। नाउ मिस्टर ए, एन एग्जिस्टिंग मेंबर, हैज अप्रोच यू टू एडवाइस रिगार्डिंग द लाइबिलिटीज। देखो अब मेंबर कितने रह गए यहां पर? यहां पे 6 रह गए। अब इसको टाइम कितना मिलेगा? यहां से 6 मंथ्स का टाइम मिलेगा। 6 महीने के बाद
जो भी लाइबिलिटीज होंगी, जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अगर इन 6 को पता है तो इन्हें पर्सनली लाइबल ठहरा दिया जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, 6 महीने के अंतर्गत एक मतलब मेंबर मिनिमम लेकर आना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? इसका आंसर लिखकर जरूर आइएगा। पेज नंबर 2.2 पर आइए। पेज नंबर 2.2, यहां पर भी आपको ये टॉपिक दे रखा है, सेक्शन नंबर 3, अ कंपनी में बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस, 7 इन केस ऑफ पब्लिक, 2 इन केस ऑफ प्राइवेट, 1 इन केस ऑफ ओपीसी। कंपनी भी 3 तरीके की हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। क्या ये बातें हमने पहले डिस्कस करी हुई हैं? यस, वेरी गुड। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब जो भी हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक्स आने वाले हैं वो सारे वही टॉपिक हैं जो आपने अपनी फाउंडेशन में कर रखे हैं। चैप्टर नंबर 2 कोई नया चैप्टर नहीं है, वो बिल्कुल वही चैप्टर है जो आपने अपने फाउंडेशन में कर रखा है, बस उसका छोटा सा एडवांस वर्जन है। एडवांस वर्जन कैसे है? जैसे जब हम मेमोरेंडम पढ़ेंगे तो मेमोरेंडम को चेंज कैसे कर सकते हैं वो वाले क्लोजेस की बातें करेगा। ओपीसी की बातें में जैसे कन्वर्जन की बातें फाउंडेशन में नहीं थी तो कन्वर्जन की बातें इंटर में करेगा, जिसका क्वेश्चन भी एक बारी पीछे आ गया था फाउंडेशन के अंदर ही, जो कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बन गया था कहीं ना कहीं, बट कोई बात नहीं, इंटर के अंदर वो पूरा टॉपिक दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि ओपीसी। पहले ओपीसी करेंगे। मेथोडोलॉजी क्या रहेगी? ओपीसी से रिलेटेड पहले हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पहले वो समझेंगे, क्योंकि कंपनी लॉ के अंदर एक बात हमेशा ध्यान रखना, कंपनी लॉ के अंदर जो भी प्रोविजंस होते हैं, कुछ बातें लिखी होती हैं एक्ट के अंदर और कुछ बातें लिखी होती हैं रूल्स के अंदर। फॉलो तो दोनों करना है, फॉलो तो दोनों करना है। मैं आपको एक रिलैक्सेशन ये बताना चाहता हूं कि आप ये मत याद करो कि कौन सी बात रूल में लिखी है, कौन सी बात एक्ट में लिखी है, क्योंकि फॉलो तो दोनों करनी है, फॉलो तो दोनों। तो हमेशा हम क्या करेंगे, कोई भी सेक्शन आएगा हम उसके टोटल एक ही लिस्ट बना के चलेंगे। पहली बात तो हम 2 लिस्ट नहीं बनाएंगे, हम एक ही लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी एक्ट में बातें लिखी होती है वो रूल से कनेक्टेड ही होती हैं। कुछ बातें रूल्स में इंडिपेंडेंट दे रखी होंगी और कुछ बातें डिपेंडेंट दे रखी होती, तो बेटर है हम क्या करेंगे, एक ही लिस्ट हमारी बनाएंगे। और हमेशा हम जब पेपर में आंसर शीट में जब भी कोई आंसर अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें लिखेंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट रेड विद इट्स रूल्स। हम कैसे वर्ड लिखेंगे? एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट रेड विद इट्स रूल्स फॉलोइंग आर द प्रोविजंस। हम पहले ही बता देंगे कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजन रूल्स के साथ पढ़ते हुए फॉलोइंग आर द प्रोविजंस। अब बुक के अंदर तो आपको एक्ट भी लिखेगा, रूल भी मिलेगा और दोनों तरफ अलग अलग लिस्ट चलेगी हर सेक्शन में। हम क्या करेंगे, उसकी एक ही लिस्ट बनाएंगे पहले अपनी नोटबुक में, अच्छे से पहले उससे अच्छे से समझ लेंगे और फिर हम उसे बुक से रीडिंग करेंगे और फिर उसका क्वेश्चन बैंक करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत? अब बच्चे का इसमें यहां पर कई बार ये आता है कि सर आप जो पॉइंट्स लिखवा रहे हो वो बुक में दे ही रखे हैं। मैं कह रहा हूं बिल्कुल दे रखे होंगे, मैं अलग थोड़ी ना लिखवाऊंगा। जो एक्ट में बात लिखी हुई है, जो रूल में बात लिखी हुई, मैं वही लिखवाऊंगा, मैं अलग नहीं लिखवाऊंगा। बस बेनिफिट ये कर दूंगा कि जो चीज 2 जगह बटी हुई है या 3 जगह बटी हुई है बुक के अंदर, वो नोटबुक के अंदर एक ही जगह ऑर्डर में आपको मिल जाएगी। समझ गए बात को? क्लियर है ना ये बात? ठीक है, तो इसलिए बेनिफिट बस हमें ये रखना है नोट्स का कि हमारे को एक एक चीज एक एक जगह मिल जाए और हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए? बुक के ऊपर ही होना चाहिए। क्लियर है मेरी ये बात या नहीं है? यस और नो? ठीक है, अब जैसी मैं आज अगर मैं बात करूं, अगर आप एक बार देखो पेज नंबर 2.2 पर देखो, अब आप 2.2 पर देखो, ओपीसी स्टार्ट हो रहा है, फिर रूल नंबर 3 आ रहा है, फिर नेक्स्ट पेज पे देखो रूल नंबर 4, फिर नेक्स्ट पेज पे आगे चलोगे और कोई रूल नंबर 7 भी आ गया। दिख रहा है ऐसे टॉपिक्स दिख रहा है? ठीक है, हमें ये रूल नंबर याद नहीं करने, हमें रूल्स करने हैं। मैं ये नहीं कह रहा रूल्स नहीं करने, रूल्स हमें करने हैं, बट हम हमारे तरीके से पहले नोट्स बनाएंगे और वो सारी बातों को देखेंगे बुक में कहां पर कैसे लिखी हुई है। क्लियर है ये बात? तो पहले हमारे नोटबुक में पूरी फुल फ्लेज सेक्शन मिलेगा, उसको हम पहले अच्छे से समझेंगे और फिर हम उसे बुक से कवर करेंगे। ठीक है, और बुक से कवरेज करने के बाद ही हम क्वेश्चन बैंक पे जाएंगे। तो कल का जो सेक्शन होगा हमारे पास, जो नेक्स्ट क्लास में हम जो सेक्शन करने वाले हैं वो होने वाला है हमारा 1% कंपनी।
अब 1% कंपनी, ऐसा तो है नहीं आप लोगों ने पढ़ नहीं रखा, ऐसा तो है नहीं पढ़ रखा है ना, तो आप एक बारी रीडिंग जरूर करके आओगे, ठीक है। नाउ कम टू पेज नंबर 2.6, कम टू पेज नंबर 2.6 और यहां पर दे रखा है सेक्शन 3A, सेक्शन 3A मिल गया क्या? ये सेक्शन अभी हमने किया, इसने हमें क्या सिखाया कि अगर कभी भी स्टैट्यूटरी लिमिट से अगर आपके नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो जाते हैं तो आपके पास कितना टाइम है? 6 महीने। 6 महीने के बाद आप कैसे हो जाओगे? लाइबल हो जाओगे पर्सनली, जो भी आपने डेब्ट्स इनकर करे हैं कंपनी के अंदर आफ्टर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स तक आप लोगों की लाइबिलिटी एज पर शेयर्स, एज पर गारंटी जो भी आपने दे रखी है, उसके बाद से आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी। क्या मेरी ये बात समझ आई? तो आइए यहां पर देखिए पॉइंट नंबर 1, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज रिड्यूस बिलो 7 or 2 in case of a public or private company respectively, and such company अगर carry on कर रही है business more than 6 months with the reduced number of members, reduced number of members के साथ वो कितने महीने से काम कर रही है? 6 महीने से ज्यादा। तो वो सारे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं और जिन्हें पता है कि मेंबर 6 से कम है, उन्हें हम पर्सनली लाइबल कर देंगे फॉर द होल डेब्ट्स ऑफ द कंपनी। होल डेब्ट कौन से? जो बाद में करे गए हैं आफ्टर 6 मंथ्स। जो उससे पहले के डेब्ट्स हैं उसके लिए तो कंपनी ही जिम्मेदार होगी, और उसके बाद के डेब्ट्स के लिए एग्जिस्टिंग लेस देन 7 या 1 इन केस ऑफ प्राइवेट, क्योंकि 2 से कम तो फिर एक ही हुआ ना, ठीक है, तो इन दैट केस वो पर्सनली लाइबल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? यस और नो? तो यहां पे देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है सच मेंबर्स आर लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ होल डेब्ट्स ऑफ द कंपनी contracted after the lapse of 6 months. Example read करिए प्लीज। एग्जाम्पल रीड करिए। यस, पढ़ा इसको एग्जाम्पल को? अमर अकबर एंटनी, सुना हुआ है, गाना भी था इसके ऊपर तो, ठीक है, तो वही है बस। अमर अकबर एंटनी along with 5 of their friends were members in a public company, ठीक है, along with their 5, तो 5 और ये 3 8 जने हो गए। अमर अकबर मर गए 18 अगस्त को, रिजल्टेंटली मेंबर्स रिड्यूस टू 6 and everyone was aware about it. Everyone was aware about it. Company continued business without increasing the members. कंपनी काम करती रही। In March 2023 कंपनी ने लोन ले लिया। अब अगस्त से 6 महीने कब कंप्लीट हो रहे हैं? अगस्त से 6 महीने कब कंप्लीट हो रहे हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फरवरी में ही कंप्लीट हो गए। मार्च में कंपनी ने लोन ले लिया, तो बताओ उसके लिए कौन लाइबल होगा? अब एग्जिस्टिंग 6 मेंबर्स जिन्हें पता था वो लोग लाइबल हो जाएंगे इस लोन के लिए। क्या ये बात समझ में आ गई? यस और नो? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जो अब आपने समझ के आना है। सर, कंपनी में इज अ परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर में कम मेंबर में गो। अगर 2 मेंबर मर भी गए तो क्या बात हो गई? वो शेयर्स उनके लीगल हायर्स को चले जाएंगे, तो नंबर ऑफ मेंबर्स तो कभी कम हुए ही नहीं। आप प्रॉब्लम को ध्यान से समझना। नाउ अभी तो इंडिपेंडेंट, एक बार परपेचुअल सक्सेशन पढ़ा, एक बार सेक्शन 3A पढ़ा, अब इन दोनों को लिंक करो। परपेचुअल सक्सेशन ने क्या सिखाया था? मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। यस और नो? यही बात सीखी थी। और सेक्शन 3A क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट अगर कम हो जाए, तो मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर मान लो ये 7 मेंबर थे, हमने सीखा 7 मेंबर थे ना यहाँ पे, तो अगर इसके ये मर गया तो इसके शेयर इसके लीगल हायर को चले जाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट फिर से मेंबर कितने हो जाएंगे? फिर से 7 हो जाएंगे। यस और नो?
तो फिर सेक्शन 3A कब एप्लीकेबल होगा? वन ऑफ द रीजन, जब इकलौता इंसान हो, मतलब जिसका कोई ना हो शेयर लेने वाला, जब किसी पे भी वो शेयर लीगल हायर कोई भी उसका ना हो, किसी पे भी ट्रांसफरेबल वो ना हो, सिर्फ उन्हीं सिनेरियोस में सेक्शन 3A एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ आ गई बात? क्लियर है यहां तक? ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर द डे। बाकी की बात कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।